बात करते हैं। तो वी वर स्टडिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास, है ना। तो आपको मैंने अलग अलग पार्टिकल सिस्टम बताया था, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 पॉइंट सिस्टम बताया आपको, फिर आपको मैंने 3 मास सिस्टम बताया, ठीक है, 4 मास सिस्टम बताया। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है 4 मास सिस्टम का, चलो फटाफट से इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं सेंटर ऑफ मास हमारा कहाँ आता है। आपको एक स्क्वायर फ्रेम दे रहा है, राइट, और इस स्क्वायर फ्रेम के वर्टाइसेस पे मासेस लगे हुए हैं। कितना है? 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, और साइड कितनी है आपकी? 1 मीटर। राइट। अब देखो, सबसे पहला हम लोग काम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट लिखते हैं। किसी भी एक को रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे। तो सपोज करो ये जो मास, इसको हमने ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला, इसको डी बोला। तो ए वाले पॉइंट को हमने 0 0 कोऑर्डिनेट कर दिया, राइट। तो बी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ए से कितने डिस्टेंस पे है? 1 मीटर के है। ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा। तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू तो 0 होती है, और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, ठीक है। ये देखो, ये एक्स एक्सिस से भी 1 मीटर है, वाई एक्सिस से भी 1 मीटर है, तो इसका कोऑर्डिनेट 1 1 हो गया। ये वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। कोऑर्डिनेट मिल गए आपको सबके, राइट। कोऑर्डिनेट मिलने के बाद हमें क्या करना है? आपको पॉइंट्स की टेबल बनानी है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। टेबल बनाओ, चारों मास लिखो, ठीक है। 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg। और आपको क्या लिखना है? इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका वाई कोऑर्डिनेट लिखना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका तो दोनों का 0 0 है, 1 kg का। इसका 1 0 है, इसका 1 1 है, इसका 0 1, ठीक है। फिर आपको क्या फॉर्मूला लगाना है? एक्स सी एम आपका कितना होगा? m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो XCM की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? देखो, ठीक है। m1x1, ठीक है, m1 की वैल्यू 1 इंटू x1 की वैल्यू 0। m2x2, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0। आप जितने मासेस हैं सबको ऐड करो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो XCM आपका कितना हो गया? 3 प्लस 2 5 बाई 10, यानी 1/2, यानी 0.5 मीटर, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? YCM निकालेंगे, है ना। यहाँ निकालते हैं YCM। तो YCM आपका क्या होगा? m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 प्लस m4y4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो YCM आपका कितना आ गया? देखो, अब आपको मास को y वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है। 1 × 0 प्लस 2 × 0 प्लस 3 × 1 प्लस 4 × 1, और सारे मास को ऐड कर दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो YCM आपका कितना हो गया? 7/10 मीटर। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया सेंटर ऑफ मास का आपका? सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक लोकेशन होती है खाली, ठीक है। 1/2 इंटू 7/10, ठीक है। ये आ गया कोऑर्डिनेट, राइट। सबको समझ में आया क्या? कितने प्रतिशत भारतीयों को समझ में आया? फटाफट से हाथ उठाओ। ठीक है। अब आज हम लोग एक अलग डिस्क, ये तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया ही था कि कैसे कैलकुलेशन होते हैं।
हाँ बिल्कुल हो सकता है, पोजीशन वेक्टर भी यूज हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है उसमें। पोजीशन वेक्टर ही यूज कर रहे हैं एक्चुअली हम लोग। कोऑर्डिनेट मतलब क्या, पोजीशन वेक्टर ही तो हुआ, पोजीशन डिफाइन कर रहे हो, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है पॉइंट डिफाइन करना। कोऑर्डिनेट को हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या होता है, पोजीशन, तो वेक्टर ही है। अब देखो, ठीक है, पोजीशन वेक्टर के थ्रू आपका सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस आते भी हैं, लेकिन अभी थोड़ा उस लेवल पे हम नहीं जाएंगे, छोटी छोटी बातें डिस्कस करें हम, ठीक है। अब देखो, एक चीज हम देखते हैं, राइट, कि शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, राइट। देखो, एक टू मास सिस्टम लेते हैं, मैंने लिया जी, ये मास मेरा m1 है और एक मास मेरा m2 है। सेंटर ऑफ मास निकालने की जरूरत क्या क्यों है मुझे, सेंटर ऑफ मास निकालने की मुझे जरूरत क्यों है? इसका मतलब मैं उन दोनों पार्टिकल को मिलाकर के एक सिस्टम कंसीडर कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सेंटर ऑफ मास बहुत काम की चीज है इफ यू आर गोइंग फॉर जेईई। हम कई बार रेफरेंस फ्रेम सेंटर ऑफ मास पे रखेंगे, दिखाऊंगा वो सारे केसेस, हम रेफरेंस फ्रेम ही सेंटर ऑफ मास पे ले आते हैं, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो अब आप देखो, सेंटर ऑफ मास हम क्यों निकालते हैं, ठीक है, हम इसलिए निकालते हैं कि आपका, हम इसको एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं, इन दोनों पार्टिकल को मिला के कंबाइंड सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं, यही तो मतलब हुआ। अब अगर मान लो इसमें से मेरा एक मास शिफ्ट हो जाए, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, लेट अस से वो आर है, राइट। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, m2 इंटू आर अपॉन m1 प्लस m2, निकाला था हमने, याद करो, ठीक है। अब आपको यह बोलता है कि इफ m1 is shifted by distance d, ठीक है, फाइंड by what amount या by what distance m2 to be shifted so that center of mass remains at its position, right। सेंटर ऑफ मास मेरे को चेंज नहीं करना है, मेरा सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन m1 को हमने शिफ्ट कर दिया d डिस्टेंस से, ठीक है। m1 आपका यहां पे आ गया, ठीक है, ये m1 आ गया। सेंटर ऑफ मास अगर मैं नहीं चाहता कि मेरा शिफ्ट हो, तो मैं क्या करूंगा, m2 भी मेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा, कहीं पे भी कर दो रैंडमली, आपको दिमाग नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, कितने डिस्टेंस से, x डिस्टेंस, राइट। अब देखो, m1 m2 और अब इसका x और y कोऑर्डिनेट लिखना है, y की तो जरूरत नहीं है हमें, y तो 0 0 ये दोनों केस में, हमें x कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, हमने एक बार, पहली बार जो हमने रेफरेंस पॉइंट सेट कर दिया था, वो रेफरेंस पॉइंट बार बार चेंज नहीं होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मुझे कंपेयर करना है दो चीजों को, ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं बार बार चेंज नहीं करूंगा, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरा एक ही जगह रहना चाहिए।
तो मैंने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट कर रखा है, M1 की ओरिजिनल पोजीशन, M1 की जो ओरिजिनल पोजीशन थी वो 0 0 माना थी मैंने, ये ओरिजिन माना था मैंने। अब M1 जो है थोड़ा डिस्टेंस शिफ्ट हो चुका है, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस वहीं रहेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो M1 का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका, D हो जाएगा, बिल्कुल सही। और M2 का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, R+X हो जाएगा, बिल्कुल सही, राइट। M2 का एक्स कोऑर्डिनेट मेरा हो जाएगा R+X, बिल्कुल सही। अब आप देखो आपका क्या होता है, M1x1 प्लस M2x2 अपॉन M1 प्लस M2, यही तो सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, यहां वैल्यू रखते हैं, M1x1 का मतलब D प्लस M2 टाइम्स R+X होल अपॉन M1 प्लस M2। अब आपको बोल रहा है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पुराना कोऑर्डिनेट है और जो नया कोऑर्डिनेट है वो वैल्यूज आपस में इक्वल होनी चाहिए। मतलब M2R बाई M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M1D प्लस M2 टाइम्स R+X अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। अब यहां से देखो M1 प्लस M2 कैंसिल हो गया, M2R इज इक्वल टू M1D प्लस M2R प्लस M2X, तो M2R कैंसिल। तो हमें निकालना क्या था, हमें X निकालना था ना, X कितना शिफ्ट होगा, ठीक है, इक्वेट कर लो। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया -M1D इज इक्वल टू M2X, राइट। तो X की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, माइनस टाइम्स M1 बाई M2 इंटू D, ठीक है। स्पेशली जो नीट वगैरह के एग्जाम होते हैं ना, उसमें ये शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, मेंस में तो नहीं आते, मेंस के लिए मतलब इससे एक लेवल ऊपर मेंस आएगा आपको, लेकिन नीट वगैरह में ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, शिफ्टिंग का और सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग कितनी होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको कैसे निकाला हमने, बोलो। अश्नी, ध्रुव, दिव्योम, समझ में आया, रिया, राइट। अब ये तो बहुत बड़ा मामला हो गया, मैथ्स ज्यादा दिख रही है इसमें, ये कैलकुलेट करो, यहां से कट करो, वहां से कट करो, बड़ी सारी मैथ्स है, सिर्फ मैथ्स मैथ्स का ही काम है। इसकी फिजिक्स लगा सकते हैं क्या इसमें, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट को फिजिक्स से सॉल्व करने की कोशिश करें, शायद मामला इजी हो। तो देखो हम लोग काम करते हैं कि मैंने वही सवाल फिर से लेते हैं कि यार ये M1 है, ठीक है, और ये मेरा M2, इनके बीच का डिस्टेंस R। आपसे कोई पूछे भैया इसका आपने रेफरेंस पॉइंट कहां पे रखा है, ये आपका 0 0 है। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने थोड़ा जल्दी से आता, हाँ चलो करो, जोश में आ गया था मैं, सॉरी। सर ये जो हमने निकाला है एक्स, ये तो वो डिस्टेंस निकाला है जब एक मास मूव करेगा। हम्म और दोनों मास अपनी जगह से मूव करें। हम्म लेकिन सर उसका कैसे सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, अगर सोचो मैंने इन दो मासेस में से सिर्फ एक मास को मूव करा। बताता हूँ, बताता हूँ, पहले नोट कर लेने दो, फिर मैं बताता हूँ आपको वो भी। देखो आप जो मेरे से पूछ रहे हो, आप ये पूछ रहे हो, ठीक है, कि सर ये मेरा M1 है, ये M2 है, ठीक है, तो इसके बीच का डिस्टेंस R है। अब सपोज करो मैंने M1 को, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट था, M1 को मैंने X डिस्टेंस मूव कर दिया, ठीक है, और M2 को मैं मूव नहीं कर रहा हूं, राइट।
तो मेरा सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा, यही पूछ रहे हो आप। तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो केस ही नया बन गया ना फिर, यहां तो कंपैरिजन का कोई सीन ही नहीं है, ये तो केस ही नया बन गया। आप चाहो तो पूरा नया रेफरेंस फ्रेम यहां सेट कर दो, ये तो केस ही नया बन गया आपका, राइट। अब फिर से निकाल लो, फिर क्या हो जाएगा भाई, आपने एक्स डिस्टेंस मूव किया, ये आर था, तो अभी आर माइनस एक्स हो गया, तो अब नया सेंटर ऑफ मास कहां आ जाएगा, m2 r माइनस एक्स अपॉन m1 प्लस m2, ये तो केस ही नया होगा, राइट। अभी हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि भैया मैंने m1 को आगे बढ़ाया, मैं नहीं चाहता कि मेरा सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन से हिले, तो मुझे m2 को क्या करना पड़ेगा। देखो ये आपको कॉमन सेंस से भी समझ में आ रहा था कि यार अगर मैं m1 को आगे ले जा रहा हूं, ठीक है, आगे के डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, और मैं नहीं चाहता कि मेरा सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से हिले, तो मुझे m2 को पीछे लाना पड़ेगा, m2 रिवर्स डायरेक्शन में आना चाहिए। लेकिन हमने कहां लेट किया था, आगे के डायरेक्शन में एक्स लेट कर लिया था, तो इसीलिए देखो कैलकुलेशन के टाइम में मेरे को एक माइनस साइन मिल गया। मतलब माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नहीं आपको आगे नहीं जाना, आपको बैकवर्ड आना है, पीछे आना है। कॉमन सेंस से भी मुझे ये समझ में आ रहा था, ये बहुत मैथमेटिकल अप्रोच। अब जरा इसकी फिजिक्स समझ के देखें हम लोग। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि यार मेरा m1 मूव करवा रहा हूं, तो मेरे को m2 कितना मूव करना पड़ेगा ताकि मेरा सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से ना हिले। क्या है सेंटर ऑफ मास, अब वापस चलते हैं अपनी डेफिनेशन पे। सेंटर ऑफ मास चीज क्या है, एक ऐसा लोकेशन जहां पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का पूरा मास m1 m2 मिला करके कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट। समझना मेरी बात को, इमेजिन करना है, एकदम हिंदी पिक्चर की तरह आंख बंद करके मैं सिर्फ सुनो और इमेजिन करो। देखो कि दो अलग अलग मास हैं, ठीक है, और वो दो मास अलग अलग रखे हुए हैं, और एक ऐसी पोजीशन है जहां पे वो दोनों मास मिलके आते हैं, कॉन्सेंट्रेट होते हैं। क्यों कॉन्सेंट्रेट होते हैं, क्यों कॉन्सेंट्रेट करवा रहा हूं मैं उसको, ऐसा क्या होने वाला है। इमेजिन करो, आंख बंद करके इमेजिन करो, दो मास अलग अलग हैं और धीरे धीरे मूव होते हुए आके एक जगह पे आके मिलके m1 प्लस m2 बना दिया उन्होंने सेंटर ऑफ मास को। इसका मतलब दो मोशन है, ठीक है, यस, यस बिल्कुल सही, ये एक सिंगल बॉडी हो गई वहां पे। तो जो इसका मोशन, जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है, m1 m2 सिस्टम के ऊपर जो फोर्स लगेगा, और जब वो मूव होते होते एक जगह पे आ गए, जब इनके ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है, ट्राई टू फील इट, ट्राई टू इमेजिन इट इन योर इनसाइड योर माइंड, ठीक है, आंख बंद करके बिल्कुल इमेजिन करो कि जब इनको एक साथ m1 प्लस m2 को मैं मोशन कराऊं या m1 m2 को अलग अलग मोशन कराऊं, इनका इफेक्ट सेम आना चाहिए, राइट। आप सोचो कि मैंने m1 को अपनी जगह से हिलाया, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं m2 को मैं कितना हिलाऊं कि मेरा सेंटर ऑफ मास चेंज ना हो। तो सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये कंडीशन कब आती है, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। तुम्हारी बॉडी का पूरा, तुम इमेजिन करो तुम्हारा 60 किलो का पूरा वजन, ठीक है, तुम्हारे हाथ नहीं है, तुम्हारे पांव नहीं है, तुम्हारा सर नहीं है, कुछ नहीं है, तुम्हारे 60 किलो का पूरा वजन, 60 किलो का एक गोला सिर्फ तुम्हारी नाभि की जगह पे इकट्ठा है, राइट। तो वो 60 किलो कब अपनी ही जगह पे बना रहेगा, वो हिलेगा ही नहीं बिल्कुल। तुम सिर हिला रहे हो, ठीक है, यही मैं आपको उस दिन पूछ रहा था कि पैदल चलने के लिए बहुत जरूरी है सर, ठीक है, आपका हाथ कम हिले या ज्यादा हिलाना तो पड़ेगा, क्योंकि मुझे सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे रखना है। ऐसा थोड़ी होता है मेरा सिर आगे निकल जाए, राइट। तो आप इमेजिन करो कि जो आपका सेंटर ऑफ मास है उसे अपनी ही जगह पे रहना है, तो इसका मतलब सीधा सा ये है वो नहीं हिलना चाह रहा, आप उसे धक्का मार रहे हो, ठीक है। आप इमेजिन करो आपके पूरे 60 किलो का वजन, 60 किलो का वजन आपके पूरे शरीर की जगह, आपका हाथ पांव सिर मुंह कुछ नहीं है, सिर्फ एक 60 किलो का ब्लॉक है जो ग्राउंड से उतने डिस्टेंस पे है जहां तक आपकी नाभि की हाइट है, और वहां पे 60 किलो कॉन्सेंट्रेटेड है, एक रिजिड बॉडी। आप उसको पूरी तरह धक्का मार रहे हो लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलना चाहता, अपनी पोजीशन नहीं चेंज करना चाहता। कब पॉसिबल है ये, जब आपका नेट फोर्स जीरो, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 मुझे यहां से क्या मिल गया, सेंटर ऑफ मास will remain at its position
व्हेन एफ एक्सटर्नल इज जीरो। ये बड़े मिलियन डॉलर की चीज आज आपने सीख ली, ठीक है, बहुत प्यारी चीज आपने सीखी है आज। एक्सटर्नल फोर्स मेरा जीरो है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगा रहे हैं भाई, तब मेरा सेंटर ऑफ मास। मिलियन डॉलर का पॉइंट हमने डिस्कस किया आज। समझ में आई ये बात? ये कितने लोगों को इमेजिन हो पाया? अच्छा ईमानदारी से बताओ, कितने लोगों ने सही में आंख बंद करके ट्राई किया इमेजिन करने का? अगर आप ट्राई नहीं करोगे आप सीखोगे नहीं, आपको ये ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है, आपको ये ट्राई करना पड़ेगा। आंख बंद करके इमेजिन करके देखो, बड़ा मजा आता है। फिजिक्स ऐसी होती है इमेजिनेशन, अगर मैं हर चीज का आपको एनिमेशन दिखाने लगूंगा ना तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। एनिमेशन वो पिक्चर में ही रहता है, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम बायोलॉजी? बायोलॉजी से कौन कौन है? पीसीएम वाले हैंड्स डाउन कर लो जरा। अच्छा बायोलॉजी वाले ये बताओ मेरे को कि हम जो ड्रीम्स देखते हैं उसमें कलर्स होते हैं क्या? कैन वी सी कलर्स इन आवर ड्रीम? तू बायोलॉजी वाला है क्या? तू पीसीएम वाला है? तू फटाफट जवाब दिए जा रहा है। कैन वी सी कलर्स इन आवर ड्रीम? यार जय, यस ड्रीम्स आर ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट, बिल्कुल सही, ठीक है। इसका रीजन क्या है? ठीक है ना, ड्रीम्स में कलर नहीं दिखेंगे दिव्यांश आपको। और अगर आपको कलर दिख रहे हैं ड्रीम्स में, इसका मतलब फिर आप ड्रीम नहीं देख रहे, ठीक है। क्यों नहीं दिखते ये पता करना, पता करके आना, ठीक है। देन यू विल अंडरस्टैंड कि हम जो ये बोलते हैं ना कि हम एनिमेशन से पढ़ाना या ये टेक्नोलॉजी, ये सब अच्छा है, ठीक है, बट ये ना आपके दिमाग के अंदर परमानेंट कभी नहीं जाएगा। ये मैं बिल्कुल क्लियर हूं इस चीज में, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है हमारा, है ना, ज्ञान की बात विज्ञान से। तो ये आप कितना भी एनिमेशन देख लो, आप कितने भी ना कार्टून देख लो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर नहीं होंगे। आपको नाम याद आएंगे, आपको आउटलाइन याद आएगी, आप मिक्की माउस सोचोगे तो आपको आउटलाइन याद आएगी, बट वो कलर्स आपको नहीं दिखेंगे कभी। इसलिए इमेजिनेशंस आर द बेस्ट पार्ट टू इंप्रूव योर फिजिक्स। आपको वो चीजें अपने दिमाग में वो पिक्चर चलानी पड़ेगी, वो वीडियो चलाना पड़ेगा, राइट। अब देखो इससे मतलब ये हो गया कि मेरा एफ एक्सटर्नल जीरो है। अब मैं यही तो बोल रहा हूं कि भाई अगर मान लो मैंने M1 को डी डिस्टेंस डिस्प्लेस किया, तो M2 को मुझे कितना डिस्प्लेस करना पड़ेगा? सपोज x डिस्टेंस हमने M2 को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरा सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब एफ एक्सटर्नल जीरो है, राइट। और अगर एफ एक्सटर्नल जीरो होता है तो इसका फोर्स क्या होता है आपका? डीपी बाई डी टी ना। इसका मतलब आई कैन से मोमेंटम इज कांस्टेंट, मोमेंटम इज कांस्टेंट, ठीक है। बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है। तो आपने M1 को हिलाया D से, तो इसका मतलब क्या हो गया? M1 इंटू डी बाई टी, इसकी वेलोसिटी, इसका मोमेंटम, प्लस M2 इंटू एक्स बाई टी जीरो होना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं M1 इंटू डी प्लस M2 इंटू एक्स जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे को डायरेक्ट एक लाइन में आंसर मिल गया, मेरे को इतना लंबा चौड़ा आपका जो पुराना हिसाब किताब हम कर रहे थे हमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मोमेंटम इज कांस्टेंट का मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन नेट फोर्स सबका वेक्टर सम जीरो है,
राइट। जैसे अगर मैं अभी बैठ के क्लासेस ले रहा हूं, आप बैठ के क्लासेस ले रहे हो, ठीक है, तो हम पे ऐसा नहीं फोर्स नहीं लग रहा ना, हमारा वेट लग रहा है, रिएक्शन फोर्स लग रहा है, सब लग रहा है, बट बैलेंस्ड कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, राइट। तो उस केस में मोमेंटम मेरा कांस्टेंट हो। काइनेटिक एनर्जी इस कंजर्व्ड का मतलब है कि आप काइनेटिक एनर्जी खाली कंजर्व्ड कैसे होगी, ये ये तो सेंटेंस ही अपने आप में थोड़ा गलत है। एनर्जी विल बी कंजर्व, खाली काइनेटिक एनर्जी उसका तो चेंज होना उसका नेचर है। एनर्जी विल बी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड इज ए रॉन्ग सेंटेंस, राइट। तो समझ में आया, ये पार्ट समझ में आया। देखो वही काम मैंने दूसरे तरीके से किया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ, वो इलास्टिक कोलिजन में होता है, वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल में अभी पढ़ेंगे हम लोग, उसमें आने वाले हैं बस हम लोग अभी, ठीक है। हमारा सेंटर ऑफ मास धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है, अगला पार्ट वही है डिस्कस करने के लिए, राइट। तब समझाऊंगा वहां पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व का मतलब क्या होता है। इसका मतलब टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। दोनों बॉडी का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मिला करके दोनों बॉडी का फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होना चाहिए, दैट इज द नेचर ऑफ इलास्टिक कोलिजन, उसको पढ़ेंगे अभी, ठीक। अब देखो, तो ये पार्ट समझ में आ गया। तो ये शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कभी भी आएगा, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है, राइट। किसी भी बॉडी का, अब देखो कभी भी ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास मोमेंट, ठीक है। पहले ये सेंटेंस नोट कर लो, मास मोमेंट इन इक्विलिब्रियम कंडीशन इज जीरो, राइट। ये मैंने अगेन आपको एक $1,000,000 लाइन बताई जो कहीं किताबों में नहीं लिखी हुई है। मास मोमेंट हमेशा जीरो होगा। व्हाट डू यू मीन बाय मास मोमेंट? मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है। मास मोमेंट का मतलब क्या हो गया? मास मोमेंट मतलब हो गया मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो जब इक्विलिब्रियम कंडीशन मैनेज कर रहे हैं हमें, हाँ लिख सकते हो, एक्स को कुछ भी लिख सकते हो, D2 लिख लो, जब का जो मर्जी लिख लो, वो तो आपकी मर्जी, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अगर सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से नहीं हिलेगा तो आपका मास मोमेंट कांस्टेंट होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। भैया अगर आपने उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल से किसी मास को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है तो कोई और मास दूसरी जगह थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा, तब जाके आपका सिस्टम बैलेंस होगा। यही होता है पैदल चलते समय हमारे साथ, कि अगर हमने राइट लेग उठाया है आगे की तरफ तो लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, राइट हैंड को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, तब जाके मेरा मास मोमेंट जीरो आएगा। तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं सर मैं तो पैदल चलता हूं तो मेरे हाथ बिल्कुल नहीं हिलते, नहीं सर, गड़बड़ है मामला। फिर कम हिलेगा बट हिलेगा, हिलना जरूरी। फिजिक्स कैन नेवर बी रॉन्ग, राइट। समझ में आई बात? यहां तक की कहानी क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी बताओ, दिव्यांश, करण, त्यागी साहब, राइट, ओके। अब आगे चलते हैं। अब देखो कई बार क्या होता है, जो मासेस हैं, ठीक है, वो आपको शेप में मिले। आप ऐसा थोड़ी होगा कि हमेशा जो मेरा मास है वो पॉइंट मास ही होगा, शेप में भी तो हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है। जिसे सपोज करो कि अगर आपको मिल जाए कि भाई ये आपका एरिया है A1, ठीक है, और ये आपका एरिया है, ये A1 है, ये A2 है, भाई ये दो एरिया है। अब इसका आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है, इसका आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। आपको एरिया पता है, तो देखो आपको पता है इस A1 का, ये रेक्टेंगल टाइप का शेप दिख रहा है, इस A1 का अपना एक सेंटर ऑफ मास होगा, है ना, यहां इसके बीचों बीच होगा। इस A2 का अपना कोई सेंटर ऑफ मास होगा, इसके बीचों बीच होगा, ठीक है। तो A1 x1
प्लस A2X2 अपॉन A1 प्लस A2। मुझे मास लेने की जरूरत नहीं है, मैं एरिया भी ले सकता हूं, ठीक है, एरिया से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये मेरा हो गया XCM, और YCM मेरा क्या हो जाएगा, A1Y1 प्लस A2Y2 अपॉन A1 प्लस A2। ठीक है, जैसे सपोज करो कि आपको बोला कि यार ये आपका 20 सेंटीमीटर है, सॉरी 10 सेंटीमीटर है, और ये आपका 30 सेंटीमीटर, और मैंने बना दिया T, ठीक है, और ये आपका अब 30 है और ये आपका 10 है, ठीक है। अब मैंने बोला बताओ भैया इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, राइट। तो अब कैसे कैलकुलेट करोगे, हम लोग टेबल बनाएंगे। अब मास की जगह क्या लिखेंगे, एरिया लिखेंगे, ठीक है। तो A1, ठीक है, किसी को भी वन ले लो, सपोज इसको बोलते हैं हम A1, इसको बोलते हैं हम, या इसको नीचे वाले को बोलते हैं A1, ऊपर वाले को बोलते हैं A2। तो A1 का एरिया कितना हो गया, जल्दी बताओ। 600 सेंटीमीटर। 30 × 10 300 हो गया, ठीक है, ये 300 हो गया भाई। A2 का एरिया कितना हो गया, अगेन 300 हो गया, ये 10 है ना, इसको 20 मत समझ लेना, ठीक है, ये भी 300 हो गया। अब हमें इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखना है, लेकिन कौन सा एक्स कौन सा वाई, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, रेफरेंस लाइन, तो मैंने ये बॉटम को रेफरेंस माना, ये मेरी रेफरेंस लाइन, ठीक है। और एकदम ऐसा आ जाओ बीचों बीच, ये मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने बनाया, ठीक है भाई, ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है। अब देखो ये 30 और 10 वाले का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इसके बीचों बीच, ठीक है। 30 और 10 वाले का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इसके बीचों बीच, ठीक है। तो A1 एरिया की जो मैं बात कर रहा हूं, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा और उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। A1 जो एरिया है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट मतलब इसका सेंटर, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जो बीचों बीच, तो ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, राइट, ये तो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो एक्स तो 0 है ना, एक्स तो 0 कर दो, और वाई कितना हो गया, 30 का हाफ हो जाएगा, बीचों बीच होगा 15। अब देखो ऊपर A2 देखोगे तो A2 का भी उसके बीचों बीच होगा, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। तो ये भी देखो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका भी एक्स 0, और आपका ये कितना हो गया, यहां से यहां तक 5 हो गया। तो ये आपको, लेकिन डिस्टेंस कहां से लेना है, रेफरेंस से लेना है, डिस्टेंस आपको कहां से लेना है, रेफरेंस से लेना है, एक्सेक्ट ये है ना रेफरेंस पॉइंट, ये 0 0 ओरिजिन मेरा यहाँ पे, तो यहां से ये 30 + 5, तो ये 35 हो गया। अब आपको पता है एक्स वाला तो 0 आएगा, खाली YCM आना है, यहाँ पे YCM क्या आ जाएगा आपका, A1Y1 प्लस A2Y2 अपॉन A1 प्लस A2। तो 300 × 15 प्लस 300 × 35 डिवाइडेड बाय 15 + 35, ठीक है। अरे सॉरी, 300 + 300 डिवाइडेड बाय A1 + A2, सॉरी सॉरी सॉरी, 300 + 300। अब ये सारे 300 कैंसिल कर दो, तो क्या हो गया, 15 + 35 डिवाइडेड बाय 2, तो 50/2 मतलब 25। तो मतलब ग्राउंड से आपका 25, मतलब यहां कहीं पे आपका सेंटर ऑफ मास आ रहा है, समझ में आ रहा है। शेप्स का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे हम लोग, क्लियर हो रहा है ये। हैंड रेस करके बताओ, क्लियर हो रहा है सबको, शेप्स अगर हमको मिल गए तो हम सेंटर ऑफ का मास कैसे निकालेंगे, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, आपको बोल रहा है, या आई कैन रैली बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हैं अगेन, ठीक है।
भाई मेरा शेप्स है अलग अलग, मेरे पास में शेप्स है, ठीक है। अब वो हर समय क्या है ना कि मास मुझे हमेशा पॉइंट मास थोड़ी मिलेगा, मुझे डिस्ट्रीब्यूटेड मास भी मिलेगा ना। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास के केस में क्या होगा कि भाई मेरा मास m जो है इस पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं मास की जगह डायरेक्टली एरिया ले सकता हूं, ठीक है। A1x1 प्लस A2x2 दोनों का एरिया अलग अलग होगा, ठीक है। और इस हर शेप का अपना सेंटर ऑफ मास होगा। जैसे मान लो मैंने एक परफेक्ट स्क्वायर रखा, तो भाई इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इसके बीचों बीच। ये हमने ऑलरेडी निकाल के देखा था ना, चारों कॉर्नर पे अगर हम एम 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 मास रखते हैं, ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां आता था, एग्जैक्टली सेंटर पे आ रहा था। तो वैसे ही अगर मान लो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है ना, मास जो है आपका वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सरफेस पे, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, उसके जियोमेट्रिकल सेंटर पे होगा, ठीक है। उसका मास कहां होगा, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे हमने रख दिया उसको। सारी बात समझ में। तो वैसे ही हमने इसका सेंटर ऑफ मास निकाला, उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आया होगा, ठीक है। एक्स का ये x1 y1 होगा कुछ, सिमिलरली ये आपका x2 y2 होगा कुछ, राइट। अब इसका हमने टेबल बनाया, तो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास कहां पे आ जाएगा, A1x1 प्लस A2x2 अपॉन A1 प्लस A2। वही काम जैसे मैंने आपको एक शेप का एग्जांपल लेकर के दिखाया है कि भाई मैंने एक ऐसा टी शेप बना लिया, अब टी शेप का मैं निकाल रहा हूं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। जिसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले ऊपर वाले रेक्टेंगल को ले लो, नीचे वाले रेक्टेंगल को ले लो, उनका एरिया आपको पता है। ऊपर वाले रेक्टेंगल का ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आएगा और नीचे वाले रेक्टेंगल का भी उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आएगा। रेफरेंस फ्रेम आपको दोनों के लिए एक कॉमन होना चाहिए, वो सेट कर लो, ठीक है। और उसके रेस्पेक्ट में आप डिस्टेंस निकालो और कैलकुलेट करो, राइट। अब जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, आपको बोल रहा है ये एल शेप का लैमिना है, इसका आपको देखो डिस्टेंसेस आपको दिया हुआ है, आपको बोल रहा है भैया इसका सेंटर ऑफ मास निकालो। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग ना यहां से ऐसा काम किए और इसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 1 2 3। अब रेफरेंस फ्रेम मैंने कहां ले लिया, ये 0 0 पे ले लिया, ठीक है। बात समझने की कोशिश करो, रेफरेंस फ्रेम मैंने कहां लिया, ये 0 0 पे ले लिया, ठीक है। अब सबका सेंटर ऑफ मास जो होगा, एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 3, उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, ठीक है। राइट। तो अब मुझे उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सबसे पहले देखो ये 2 पॉइंट का, ये जो सर्कल मैंने किया है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, डिस्टेंस देखते जाओ, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 है, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आधे आधे पे आ जाएगा, 1/2 1/2, राइट। अब 1 पे निकालना है आपको, तो देखो इसका x कोऑर्डिनेट तो 1/2 हो जाएगा, है ना, x मतलब ये। y क्या हो जाएगा, रेफरेंस फ्रेम आपको 0 से लेना है, तो 0 से ये 1 प्लस 1/2 मतलब ये 3/2 हो जाएगा। जब आप थर्ड नंबर पे आओगे तो थर्ड नंबर पे x देखो, आपका y तो 1/2 हो जाएगा, ये देखो ना y, ये दिख रहा है आपको साफ साफ, 1 1 का हाफ 1/2। x क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 1/2 मतलब ये 3/2 हो जाएगा। अब आप टेबल बना लो, ठीक है। A1 A2 A3, राइट। अब A1 A2 A3 की आप वैल्यू लिख लो। तो A1 कितना है, A2 कितना है, A3 कितना है। A1 कितना है सर, 1 मतलब मैंने ऊपर वाले को दिया है। तो देखो सारे रेक्टेंगल सारे स्क्वायर बन रहे हैं ना, 1/1 1/1 1/1 के स्क्वायर, तो सारा एरिया क्या है आपका 1 मीटर स्क्वायर है तीनों। ध्यान से देखो, आप तीनों का आपको एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है और वाई कोऑर्डिनेट लिखना है, लिखते चले जाओ। तो आपने 1 इस ऊपर वाले को माना था, तो इसका x है 1/2, y है 3/2। 2 आपने ये बीच वाले को माना था, तो ये 1/2 1/2, और 3 आपने इधर माना है, तो ये 3/2 1/2।
अब आपको पता है क्या करना है, एक्सीएम क्या हो जाएगा, a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 बाई a1 प्लस a2 प्लस a3, वैल्यू रख दो। तो a1 मतलब 1 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 3/2 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1। तो ये कितना हो गया, 5/6, राइट। YCM निकालो तो क्या हो जाएगा आपका, a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। तो YCM आपका कितना हुआ, आप करते जाओ मल्टीप्लाई, 1 इंटू 3/2 प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 1। तो ये भी आपका आ गया 5/6। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या आया, XCM YCM इज इक्वल टू 5/6 5/6। बोलो जी, किसी को कोई दिक्कत हुई या समझ में आया सबको? सबको समझ में आ रहा है? अंशिका, रुद्र, शर्मा जी, कहीं दिक्कत है तो पूछो। कैसे हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, मैं तुम्हें ना एक और तरीका बताता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना थोड़ा। ये मेरा शेप था जिसका मुझे रेफरेंस निकालना था, सेंटर ऑफ मास निकालना, ठीक है। ये मैंने ये एक्स एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस लिया। अभी जो तरीका कराया वो तो समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब मैं थोड़ा दूसरा तरीका बता रहा हूँ तो सोचने का। मैं मल्टीपल वे बताता रहता हूँ तो आपके आपके ना थॉट प्रोसेस इंप्रूव हो, ठीक है। अब देखो, मैंने बोला जी ये इसका मास m है, तीनों इक्वल इक्वल है ना शेप, तो इसका मास m है, इसका मास m है, इसका मास m। मतलब ये टोटल जो L शेप है ये 3m मास का होगा। बात समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये 3m मास का हो गया। ये डिस्टेंस यहां से 2 है, ये डिस्टेंस यहां से 2 है, ठीक है। ये डिस्टेंस 1 है और ये डिस्टेंस 1 है, ठीक है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि यार हर एक जो पीस है ना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हर एक जो ये स्क्वायर शेप आ रहा है ये m मास का है। और अगर मैं इसे पूरा कंबाइंड ले लूं एक साथ, तो ये सर आ गया आपका 3m, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ना इस स्क्वायर को कंप्लीट किया। मैंने कहा यहाँ पे एक चौथा मास भी तो होना चाहिए था, जो काट के हटा दिया गया ऐसा लग रहा है। तो एक यहाँ पे चौथा मास ले आया, इसका मास m हो गया। और ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है ना, इसके सेंटर पे होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर यहां पे। ये 3m वाले का जो है वो होगा कहीं पे। 3m वाले का कहां है, एक्स वाई है, 3m वाले का एक्स वाई होगा कहीं, यही तो हमें निकालना है। और ये जो पूरा मिला के जो बन रहा है, ये m वाला और ये 3m वाला मिला दो, ये बड़ा वाला स्क्वायर बन रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, राइट। आपको इस ओरिजिन 0 0 के रेस्पेक्ट में निकालना है। यानी मैंने दो मास मान लिए, एक 3m वाला और एक ये m वाला, ठीक है। एक मैंने माना 3m और एक मैंने माना m। अब ये 3m वाले का जो सेंटर है वो एक्स वाई है, जो मुझे कैलकुलेट करना है। मुझे नहीं पता क्या है, वो देखेंगे निकाल के, यही निकालना है मुझे। और m वाले का मैंने कहा बताया, ये यहाँ पे।
तो ये आपका 1, देखो अब मेरे को इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो यहां से यहां तक ये 1 और प्लस आधा 1/2, मतलब ये भी 3/2 हो जाएगा और ये भी 3/2 हो जाएगा, ध्यान से देखो। ठीक है, एक्स भी इसका 3/2, वाई भी 3/2, और ये वाला कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, यहां से x1 y1। अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूं तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है, बड़ा वाला स्क्वायर बनता है, उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आ रहा है, 1 1 पे आ रहा है। यानी कि जो टोटल इन दोनों मास को मिला के जो बड़ा बन रहा है उसका एक्सीएम कहां पे है, 3m इंटू एक्स प्लस m इंटू 3/2 डिवाइडेड बाई 3m प्लस 4m। ठीक है, वैसे वाई के लिए करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई सी एम 3m इंटू वाई प्लस m इंटू 3/2 डिवाइडेड बाई 3m प्लस m। तो ये 3m प्लस m, राइट। और ये कितना है, एक्सीएम कितना है आपका, ये टोटल इन दो, इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों को मिला के जो बनेगा शेप, इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है, बड़ा वाला स्क्वायर बन रहा है, इसका सेंटर कहां है, 1 1 पे। तो 1 इज इक्वल टू 3m x प्लस 3m/2 अपॉन 4m। तो ये कितना हो गया, देखो 4m माइनस 3m/2 सॉल्व करोगे तो 3mx, तो कितना हुआ 5m/2 इज इक्वल टू 3mx। तो m से m कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/6। सिमिलरली y सॉल्व करोगे तो y भी आपको मिलेगा 5/6। तो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमने एक इमेजिनेशन बना ली और उसके हिसाब से हमने सॉल्व कर लिया। समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट, सेम क्वेश्चन है, मेथड मैंने बदल दिया थोड़ा सॉल्व करने का। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रिक्स। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ट्रिक्स की जरूरत नहीं थी कि इसका नॉर्मल कैलकुलेशन भी इसका इजी था, लेकिन ये ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। ठीक है, जैसे आज मैं, अब आपने काफी सेंटर ऑफ मास सीख लिया, तो मैं डीपीपी अपलोड करूंगा आज, तो आप उसको सॉल्व करके देखना, उसमें आपको ट्रिक्स लगेंगी कभी कभी, राइट। चलूं आगे, चलूं। आगे बढ़ूं, ओके। देखो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन मेंस का। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, राइट। देखो आपको रेफरेंस भी बता दिया उसने, 0 0 कहां पे है। ठीक है, बोल रहा है देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है ना, इसको काट के निकाल लिया, ये हमने काट के निकाल लिया, राइट। तो बोल रहा है बताओ जो रिमेनिंग बच गया उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। ठीक है, देखो सब कुछ परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन का गेम है, खाली मैथ्स का गेम, राइट। तो हर कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 स्क्वायर है। सबका ना मास आप m ले लो। ठीक है, समझने की कोशिश करो। अब आप देखो कि आपके ये 3 स्क्वायर काट के निकाल दिए गए, अगर ये 3 स्क्वायर भी होते यहां पे, तो सेंटर ऑफ मास कहां पे होता, एग्जैक्टली ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, यहां पे। ठीक है, सिमिट्री पहचाननी पड़ेगी, हमें सिमिट्री पहचाननी पड़ेगी। मान लो मैंने एक ये चौथा वाला भी हटा दिया, ये वाला भी हटा दिया। ठीक है, अब मेरे 4 मास गायब, राइट। अब मेरे 4 मास गायब, चौथा ये वैसे हटा हुआ नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन में हटा हुआ नहीं, लेकिन मैंने मान लिया कि मैंने इसे भी काट के हटा दिया। तो अब देखो अगेन ये फिगर सिमेट्रिकल हो गया, इस डायगोनल के अक्रॉस मैंने सारा कट करके हटा दिया, तो अगेन ये फिगर जो है वो सिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, तो अब अगेन सेंटर ऑफ मास आपका यही हो जाएगा सेंटर पे, ये कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ए है, तो मतलब ये a/2 हो गया। कोऑर्डिनेट समझना है, रेफरेंस पॉइंट मेरा 0 0 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ। अब जरा इमेजिन करो। ठीक है, अब जरा सिस्टम इमेजिन करो। ठीक है, एक ये शेप हो गया है ना, एक आपका ऐसा शेप हो गया,
राइट, जिसमें मैंने ये सारे डायगोनल जो हैं वो कट है, ठीक है। और इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है, यहां पे है, a/2 a/2 प्लस ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ये खाली आपका अवेलेबल है एक छोटा सा मास, ये एम है। और इसका मास कितना हो जाएगा टोटल, ये पहले वाले शेप का कितना हो जाएगा, 4 हटा दिए, टोटल 16 थे, 16 में 4 हटा दिए तो 12 एम हो गया। इसका सेंटर ऑफ मास क्या है विद रिस्पेक्ट टू 0 0, ठीक है, a/2 a/2। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे हो जाएगा, ठीक है, इसका देखो 0 0 यहीं रखना है, 0 0 रेफरेंस चेंज नहीं कर सकते हम लोग। तो अब आपका ये एक कितने का हो गया टोटल, अगर साइड ए है तो ये कितना हो गया आपका a/4 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 a/4, ठीक है, यही तो होगा आपका, है ना। कैलकुलेशन आपको नहीं, एक्सिस मैंने चेंज नहीं करी, एक्सिस मैंने बिल्कुल सेम रखी सर। ये चौथा तो इतने ही डिस्टेंस पे आएगा ना, इस मास ये अभी हमने काट के निकाला है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा उसमें काटा हुआ थोड़ी है, क्वेश्चन में तो ये जुड़ा हुआ है ना, तो मैं जोड़ रहा हूं, अलग से एक पीस जोड़ रहा हूं, राइट। अरे यार सॉरी, इसको कर ले एक्स, सॉरी सॉरी, वो लिखने में मिस्टेक हो, ठीक है। राइट, अब देखो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपको इस सेंटर की डिस्टेंस निकालनी है, इस सेंटर की डिस्टेंस, ठीक है, a/4 a/4 a/4, ठीक है, और यहां से यहां तक a/8, तो ये कितना हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 7a/8, राइट, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये a/8 हो जाएगा ये, ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, a/8, ठीक है। अब आपका काम बन गया, अब आप लिख लो, दो मास हैं आपके, कौन कौन से, 12m और m, ठीक है। 12m का सेंटर ऑफ मास कहां पे है, a/2 पे है x और y, और m का कहां पे है, 7a/8 एंड a/8, ठीक है, मामला खत्म। अब एक्सीएम कितना हो जाएगा आपका, डायरेक्ट कर लेते हैं, 12m इंटू a/2 प्लस m इंटू 7a/8 अपॉन 12m प्लस m, और YCM कितना हो जाएगा आपका, 12m इंटू a/2 प्लस m इंटू a/8 अपॉन 12m प्लस m। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहां पे हमने जुगाड़ लगाया, दिमाग लगाया, यहाँ पे हमने ट्रिक्स के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्योंकि इसमें अगर आप नॉर्मल वे में सॉल्व करोगे तो आप परेशान रहोगे। तो हमने सिमेट्री यूज किया, चौथा जो नहीं कटा हुआ था उसको भी काट के हटाया अलग, राइट, और उसी पीस को अलग से रख के वापस जोड़ दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, फटाफट हैंड रेज करो। देखो आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पहले आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है, मतलब ये एडेड पीस है, यहाँ पे बोल रहा है एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें से ये शुरू के 3 ब्लॉक काट के हटा दिए, ठीक है, तो बोल रहा है बताओ सेंटर ऑफ मास क्या है। देखो अगर पूरी सिमिट्री होती है ना, सिमिट्री तो पहचान लोगे, शेप परफेक्ट, तो परफेक्ट शेप का सेंटर ऑफ मास हमेशा उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। तो अगर ये सिमिट्री होती, मान लो ये 3 मास आपके नहीं कटे होते, तो सेंटर पे कहां होता सेंटर ऑफ मास, एग्जैक्टली सेंटर पे होता, लेकिन उसने कट कितने किए, 3 मास काट के हटाए, तो उसने सिमिट्री बिगाड़ दी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस शेप को सिमेट्रिकल, अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आप या तो सबका अलग अलग सेंटर ऑफ मास निकालो, कितने आपके कितने मास हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब आपके 3 निकाला ना, तो 13 बच गए,
16 है टोटल, तो 13 का अलग अलग सेंटर ऑफ मास आपको निकालना पड़ेगा, और m1 प्लस m2 प्लस m2 13 टाइम्स 13 का आपको कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, 13 कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने पड़ेंगे, तब जाके आप सेंटर ऑफ मास निकाल पाओगे। तो हमने दिमाग लगाया, हम बोले इतना टफ कैलकुलेशन में हमें नहीं जाना, हमने क्या किया, इसमें से ये चौथा जो पीस है इसको भी काट दिया। अब ये फिगर वापस सिमेट्रिकल हो गई, देखो अलोंग द डायगोनल जितने भी मास आ रहे थे सब कट कर दिया, तो अगेन देखो आपका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो अपने ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आ जाएगा। तो हमने ये काट के हटा दिया, मेरे को पता चल गया भैया ये सिमेट्रिकल फिगर है, इसका मास सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे मैंने a/2 क्योंकि ये टोटल लेंथ आपको a गिवन है, और फिर जो पीस काट के हटाया था उसको जोड़ दिया खाली एक पीस, ये चौथा वाला पीस। अब इस चौथा वाला पीस का भी सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करो और ये डिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो ये इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ गया बस। तो पहले वाले का एक्स वाई कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब इसमें कितने मास बचे, 4 काट के हटा दिए हमने तो 12 बचे, तो 12 m हो गया, एक का मास m ले लो, क्योंकि सारे सिमेट्रिकल हैं, सबका मास जो होगा इक्वली होगा, और ये अकेला m का हो गया। इसको इसमें अगर मैं ऐड कर दूंगा तो वही मिल जाएगा जो क्वेश्चन में पूछ रहा था। अब निकल गया मेरा सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, बताओ सेंटर ऑफ मास निकालना है, कैसे निकालना है? सबका रेडियस आर है, आइडेंटिकल स्फीयर है, रेडियस आर है, ठीक है। तो ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा आपका, राइट। अब आपको कोऑर्डिनेट निकालना है खाली, ठीक है। इसे आप 0 0 ले लो एक को, तो ये आपका हो गया 2r0, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा देखो, तो ये कितना हो गया 2r cos 60 एंड 2r sin 60। बस कोऑर्डिनेट निकल गया, मामला खत्म। यस, बिल्कुल सही बोला जय आपने, सेंट्रोइड आ जाएगा, तीनों कोऑर्डिनेट आ गए, सेंट्रोइड निकाल दो, हो जाएगा। या सॉल्व करके दिखाऊं? अगर एक बार इतना चीज हो गई तो आपसे बन जाएगा एक क्वेश्चन, आपको कोई क्वेश्चन में दम नहीं रहा आपके, तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए, मास तीनों का इक्वल है, फटाफट आपका सेंट्रोइड x1 प्लस x2 प्लस x3 कर लो, cos 60 cos, अब इसको यहीं पे सॉल्व कर लो, cos 60 आपका कितना होता है 1/2, sin 60 आपका कितना होता है √3/2, ठीक है। तो चलो ये कोऑर्डिनेट भी आपका सिंप्लीफाइड हो गया, अब निकाल दो सॉल्व करके, राइट। आगे बढ़े अगले पे। देखो 5 यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ डायमीटर b एंड मास m, ये पैटर्न है, आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। ये 0 0, ठीक है। सबका डायमीटर आपको पता है, सबका मास पता है आपको, ये b हो गया, ये b हो गया, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, ठीक है। 2b0, इसका कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, राइट। अच्छा सॉरी, डायमीटर b बोला हुआ है, ओके सॉरी, ध्यान रखना ना, डायमीटर है, रेडियस नहीं, मैंने रेडियस ले लिया था। तो ये b0 हो जाएगा, यहां से यहां क्या हो गया देखो, ये एक डायमीटर हो गया ना आपका, तो ये b0 0b हो गया आपका, और यहां से यहां क्या हो गया 0 2b हो गया, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, यहां से यहां तक b, यहां से यहां तक b, तो b हो गया, ठीक है, खत्म काम। अब मास लिखो, सबका मास इक्वली m ले लो, सबको कोऑर्डिनेट पता है, तुरंत आपका सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? हो जाएगा, सॉल्व करूं? फटाफट हैंड रेस करके बताओ किसको किसको एकदम कॉन्फिडेंट है कि एकदम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, फटाफट से हैंड रेस कर दो एकदम चीते की रफ्तार से। राइट,
कोऑर्डिनेट निकालने का खेल है, खाली कोऑर्डिनेट निकालोगे फटाफट सब होना, ठीक है, कोऑर्डिनेट निकालना है, राइट। अब देखो ये एक बार इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। आपको क्या बोल रहा है, एक ना परफेक्ट आपका आर रेडियस का 2r ले लेते हैं, 2r रेडियस का ये जो बड़ा वाला जो है वो डिस्क है, ठीक है, और उसमें से ये जो छोटा वाला सर्कल दिख रहा है इतना काट के हटा दिया, ठीक है, इतना काट के हटा दिया, राइट। इसका मतलब यार ये मेरा डिस्क हुआ, कंप्लीट डिस्क, ठीक है, ये कंप्लीट डिस्क है, ये सेंटर 0 0 है, इसका मेरा रेडियस 2r, ठीक है, और आपका ये मेरा कंप्लीट डिस्क है ना, इसमें से आपका इतना पोर्शन काट के हटा दिया है, मतलब इतना पोर्शन आपका यहां आ गया, राइट, यही तो मतलब हुआ। इस फिगर को, इस 1 को और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो मुझे ये कंप्लीट डिस्क मिलेगा, राइट। इसका सेंटर 0 0 ये मुझे पता है, ठीक है। अब इसका देखो, इसका कहां पे आ जाएगा, इसका रेडियस r हो गया, है ना, ये r हो गया, तो इसका तो सेंटर ऑफ मास अपने सेंटर पे आ गया, r0 पे आ गया, राइट। इसका हमें निकालना है, इसका हमें नहीं पता, 2 का x एंड y ले लो, y तो होगा ही नहीं, 0 ही होगा, x पे ही जो भी होना है, तो x और 0 ले लेते हैं, यही आपको निकालना है, वही तो बोल रहा है, ये कट करके हटा दिया तो बताओ सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा। अब सवाल उठता है मास पे, मास कैसे कैसे लेंगे, राइट, मास जो है वो हम कैसे कैसे लेंगे, ठीक है। तो देखो सपोज करो इसका टोटल मास m है, ठीक है, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि आपका इसका एरिया कितना हो गया, पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, ये m है, तो देयरफॉर ये छोटा वाला जो डिस्क कटा है, ठीक है, ये जो कट के अलग निकला है इसको देखते हैं, इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, तो m बाई पाई इंटू 4r स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर पाई पाई कैंसिल, तो इसका मास आ गया आपका m/4, ये m है, ये m/4 है, तो ये 3m/4 होगा, राइट। अब आपका मामला क्लियर है, ठीक है, भाई 3m/4 एंड m/4 का x कोऑर्डिनेट जो है, ठीक है, कितना है, इसका कितना है आपका r है, इसका x है, हमें नहीं पता, y दोनों का 0 होगा, y से हमारा कोई लेना देना नहीं, ठीक है, और दोनों मिलके क्या देते हैं आपको, x कोऑर्डिनेट 0 देते हैं, यानी मैं लिख सकता हूं कि 0 इज इक्वल टू 3m/4 इंटू x, ठीक है, प्लस m/4 इंटू r डिवाइडेड बाई 3m/4 प्लस m/4, भाई ये दोनों मिला के मेरे को फाइनल सेंटर ऑफ मास मिलना है, ठीक है, ये 0 0 है, तो ये मेरे को पता है, इसका मेरे को पता है 0 0, इसका मेरे को पता है, तो ये मैं निकाल सकता हूं। अब देखो यहां से आपको x की वैल्यू सीधे सीधे मिल जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -r/3, तो यानी x कहां पे है मेरा, माइनस इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है, यहां कहीं पे है, ठीक है, -r/3, समझ में आ रहा है। फटाफट से एंट्रीज कर दो, कितने प्रतिशत भारतीयों को समझ में आ गया क्या किया हमने, ठीक है।